स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम भाषा अध्ययन के शब्द निर्माण से प्रचलित उपसर्ग तथा प्रत्यय टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1। वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपसर्ग, बी प्रत्यय, सी समास, डी पद। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में या पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द या मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपसर्ग। और इसके बाद समास यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जिस प्रक्रिया द्वारा शब्द बनाए जाते हैं उसे समास कहा जाता है। और पद जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे पद कहा जाता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपसर्ग। वह शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, यहाँ चोर हो गया है 4 होगा, डी 5। तो हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 4। संसर्ग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए सन, बी सो, सी सम, डी अर। तो संसर्ग शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है सम, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सो मो में हलंत, क्योंकि यहाँ पर सो में अनुस्वर दिया गया है और अनुस्वर हमारा पंचम वर्ण कहलाता है। जितने भी हमारे वर्ग हैं जैसे कि को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, पो वर्ग, उनका सारे पंचम वर्ण कन्वर्ट होके अनुस्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसमें सो में अनुस्वर सन दिया गया है, इसीलिए सो मो हलंत इसका सही उत्तर होगा। और इसमें मूल शब्द सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4। दुर्लभ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए दु, बी दुल, सी दुर, डी दुस। तो दुर्लभ, दुर्लभ यानी कि इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो में हर्षु कर दू, रो में हलंत, क्योंकि यहाँ ऊपर एप में वो रो कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ पे दू रो हलंत लगेगा, जो कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। अध्यादेश शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए ओ, बी अध, सी अधि, डी अति। तो अध्यादेश शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अधि। अधि प्लस आदेश। अधि हमारा उपसर्ग है और आदेश हमारा मूल शब्द है, जो कि शब्द बन गया अध्यादेश, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधि। क्वेश्चन नंबर 6। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए नी, बी निर, सी निर, ये भी है निर लेकिन एक में हलंत है एक में हलंत नहीं है, डी निस। तो निर्वाह, पहले उसका उच्चारण अच्छे से कीजिएगा, वो उत्तर अपने आप निकल के आ जाएगा। निर्वाह, इसमें रो आ रहा है, इसीलिए नो में हर्षिकर नी रो हलंत जहाँ पे होगा वही वाला हमारा उपसर्ग होगा। उपसर्ग में ज़्यादातर हमारा हलंत रहता ही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर। निर हमारा उपसर्ग है और वाह हमारा मूल शब्द है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वैसे शब्द को हमें खोजना है। ए अधिवक्ता, बी अधिनायक, सी अध्यक्ष और डी अभिप्राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिप्राय। तो अभिप्राय में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऊपर में अधिवक्ता है, अधि प्लस वक्ता, अधिनायक, अधि प्लस नायक, अध्यक्ष,
अधि प्लस यच्छ, यच्छ यानी कुबेर के सेवक को यच्छ कहा जाता है, जो कि राक्षस भी बोला जाता है एक हिसाब से उसका अर्थ। तो जिसमें अधि का प्रयोग नहीं किया गया है वो है अभिप्राय। इसमें अभी लिखा हुआ है, अधि नहीं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अभिप्राय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दूर उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? इसमें रो में हलंत दिया गया है, इसीलिए रो का प्रयोग कहीं ऊपर भी हो सकता है या नीचे रो भी हो सकता है। ऑप्शन ए दुरात्मा, बी दुर्जन, सी दुर्भाग्य, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, दुरात्मा। इसमें भी दूर उपसर्ग लगा है, दूर प्लस आत्मा, दुर्जन में दूर प्लस जन, दुर्भाग्य में दूर प्लस भाग्य, यानी सभी में हमारा दूर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अतिक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आओ, बी अधि, सी अति, डी अभी। तो अतिक्रम में हमारा जो उपसर्ग है वो है अति, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अति। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ए उपसचिव, बी अपहरण, सी प्रतिध्वनि, डी भौगोलिक। तो यहाँ भी पूछा है कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भौगोलिक। उपसचिव में किया गया है उप प्लस सचिव, अपहरण में अप प्लस हरण, प्रतिध्वनि में प्रति प्लस ध्वनि, और भौगोलिक में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भूगोल प्लस इक बनता है भौगोलिक, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भौगोलिक। क्वेश्चन नंबर 11, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? ए पर्यावरण, बी परिक्रमा, सी पराभाव, डी प्रयोग। तो पर्यावरण परि प्लस आवरण, इसमें परि उपसर्ग है, और परिक्रमा में भी परि उपसर्ग है, पराभाव में परा उपसर्ग है, और प्रयोग में प्रो प्लस योग, तो इसमें प्रो उपसर्ग है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पराभाव। परा प्लस भव यानी कि पराजय हो जाना या फिर हार जाना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग है? ए संतोष, बी संवाद, सी संभव, और डी ये सभी। तो यहाँ पर सम उपसर्ग इन सारे शब्दों में ही है। संतोष में भी सम उपसर्ग है, सो मो में हलंत, यानी कि वो पंचम वर्ण है, इसीलिए वो अनुस्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो संतोष, संवाद और संभव ये तीनों ही शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए सो, बी सु, सी स्व, डी सम, मो में हलंत। तो स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा उसका सु प्लस आगत, यानी कि सु मीन्स सुंदर, आगत मीन्स आना, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सु। सु प्लस आगत स्वागत। क्वेश्चन नंबर 14, दुस उपसर्ग से निर्मित शब्द है? ए दुष्कर्म, बी दुस्साहस, सी ए और बी दोनों, डी दुर्दशा। तो इसमें दुस उपसर्ग से निर्मित शब्द है, जो शब्द बना है वो है दुस प्लस कर्म दुष्कर्म, दुस प्लस साध्य दुसाध्य, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। इसमें दुष्कर्म और दुसाध्य दोनों ही शब्दों में दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और दुर्दशा में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कुचक्र में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए को, बी कु, सी क्रो, डी चक्र। तो कुचक्र, कुचक्र में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो है कु, को में हर्षु कर कु, और कु का अर्थ है बुरा, बुरा चक्र, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कु। उपसर्ग का मीनिंग होता है और प्रत्यय का कोई भी मीनिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है? ए उत, बी उत यानी तो में हलंत, सी उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष
शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है उत, जिसमें हलंत है, यानी ऑप्शन बी उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष यानी खींचना, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत, तो में हलंत। क्वेश्चन नंबर 17, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। ए निस, बी निस यानी कि सो में हलंत, सी निस यहाँ भी दांतो सो में हलंत, डी नि। तो निष्कपट में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो है ऑप्शन सी नो में हर्षिकर नी और दांतो सो में हलंत, ये वाला है एक्चुअली उपसर्ग। और जो निह है ये संधि विच्छेद में हम पढ़ते हैं निष्कपट, वैसे निष्कपट का संधि विच्छेद होता है निह प्लस कपट, निह यानी कि नो में हर्षिकर नी विसर्ग प्लस कपट, ये हमारा संधि में होता है ना कि उपसर्ग में। उपसर्ग में ज़्यादातर हमारा हलंत वाले शब्द ही होते हैं और इसमें मूर्धन सो दंतो सो में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका उपसर्ग रूप में आ जाता है तब। जैसे और भी शब्द हैं निष्फल, निह प्लस फल, ये हमारा संधि में चला जाएगा। अगर हम उसमें उपसर्ग खोजेंगे तो निस प्लस फल, निष्फल। क्वेश्चन नंबर 18, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है। ए बी, बी परी, सी का परा, डी का ओ। तो जय में कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा जय का विलोम अर्थ बन जाएगा, यानी ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो पहला है बी प्लस जय विजय होता है, और खो में परी प्लस जय परिजय, परिजय थोड़ा सा वर्ड ये गलत है, पोर में हर्षिकर री, जो यो में यो होता है परिजय, जो कि चारों ओर से जीता जा सके इसका अर्थ होता है। और गो में परा प्लस जय पराजय, और घो में ओ प्लस जय अजय, तो जय का विलोम अर्थ हो जाएगा पराजय, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गो। अगर हम परा उपसर्ग में जय शब्द लगाएंगे तो उसका शब्द निकल के आएगा पराजय, यानी कि हार जाना, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परा। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए उपकार, बी लाभदायक, सी अपनापन, डी समझदार। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपकार। उपकार में हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और बाद बाकी जितने भी बी सी डी हैं लाभदायक, अपनापन और समझदार, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लाभ प्लस दायक लाभदायक, अपना प्लस पन अपनापन, समझ प्लस दार समझदार, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उप प्लस कार उपकार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। रहित यानी कि उपसर्ग के बिना वाला शब्द, सहित यानी साथ, और रहित यानी बिना। ऑप्शन ए संयोग, बी विदेश, सी अत्यधिक, डी सुरेश। तो संयोग सम प्लस योग संयोग बनता है। विदेश, विदेश में भी हमारा बी उपसर्ग लगा हुआ है, बी प्लस देश विदेश। और अत्याधिक, अति प्लस अधिक अत्याधिक बनता है। और सुरेश ये एक नाम है जो कि इंद्र का नाम होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरेश। बाद बाकी तीनों ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि सुरेश में उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि वो उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरेश। क्वेश्चन नंबर 21, उपसर्ग के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। नंबर 2, उपसर्ग शब्द के पीछे या बाद में जुड़ते हैं। 3, उपसर्ग के मेल से नए शब्दों की रचना होती है। 4, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग होता है। तो इसमें से कौन सा हमारा है सही है और कौन सा सही नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में केवल कथन ए सही है, बी में कथन ए और बी सही है, ऑप्शन सी में कथन 1 और 3 सही है, कथन डी में 2, 3 और 4 सही है।
तो इसमें हमें उपसर्ग के बारे में जानना है। तो पहला पॉइंट में जो दिया गया है, उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है, ये सही है, बदलाव आ जाती है। और सेकंड में उपसर्ग शब्द के पीछे या बाद में जुड़ते हैं, ये गलत है। प्रत्यय शब्द के पीछे या बाद में जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग कोई भी मूल शब्द के वो आगे प्रयोग होके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। थर्ड में उपसर्ग के मेल से नए शब्दों की रचना होती है, ये भी सही है। ऑप्शन 4, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग होता है। स्वतंत्र प्रयोग, उपसर्ग का कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वो एक शब्दांश होता है, वो शब्द का अंश होता है, ना कि वो एक शब्द होता है। इसीलिए उपसर्ग हमेशा शब्दांश होने के नाते वो किसी न किसी शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन 4 भी गलत है, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 1 एंड 3, जो कि है ऑप्शन सी में। कथन 1 एंड 3 सही है, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर, प्रत्यय शब्दों से पहले लगते हैं। 2 नंबर में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। थर्ड में तात्वोपन्न प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। 4 में प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। और जो कि हमारा कूट है वो ऑप्शन ए सही, कथन 1 सही है। बी में कथन 1 एंड 2 सही है। सी में कथन 1, 2 एंड 3 सही है। ऑप्शन डी में कथन 2, 3 एंड 4 सही है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या हमारा सही है और क्या गलत है। 1 नंबर में जो दिया गया है वो प्रत्यय शब्दों से पहले लगते हैं, ये गलत है। प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं, ये एक शब्दांश होता है और जो कि मूल शब्द के अंत में लगता है और वो लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए ये गलत है। सेकंड, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। यस, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उसे ही कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, यानी कि लिख प्लस आई लिखाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई। पढ़ शब्द हमारा धातु कहलाता है और धातु का जो डेफिनेशन है वो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और इनसे निर्मित शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। और जो दूसरा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर जो विशेष अर्थ देता है या फिर हमारा नया शब्द बनता है उसे ही तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय में हमारा संज्ञा शब्द हो सकता है या फिर सर्वनाम शब्द हो सकता है या विशेषण शब्द होता है। इन शब्दों के अंत में जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ क्रिया शब्दों के अंत में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो भी क्रिया शब्द है हमारा खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, तो बैठना बैठ प्लस ना, तो ये हमारा हो गया कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जैसे कि मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता, मनुष्य हमारा संज्ञा शब्द है और उसमें ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ये सही है। और थर्ड में तात्वोपन्न प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये भी सही है। मनुष्यता, अपनत्व, अपनापन, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। और नेक्स्ट 4th नंबर में दिया गया है प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही जब मूल शब्द में जुड़ जाते हैं तो दोनों का ही शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है, इसलिए ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा सही है, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है और 4th वाला सही है। इसमें सिर्फ 1 वाला सही नहीं है। तो कूट में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है, जहाँ पर 1 है वो नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन सेकेंड, थर्ड और 4th सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? ए प्र, बी प्रत्यु, सी में है प्रति, डी में है कार। तो प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रति।
क्वेश्चन नंबर 24, चलन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए अन, बी लन, सी नो, डी नल। तो चलन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नो। इसमें नो प्रत्यय लगा हुआ है, चल प्लस नो। क्वेश्चन नंबर 25, सांपिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए सांप, बी पिन, सी इन, डी छोटी ई नो इन। तो सांपिन में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो छोटी ई वाला है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छोटी ई नो इन। सांप प्लस इन हो गया सांपिन। और क्वेश्चन नंबर 26, धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों डेश कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, बी कृत प्रत्यय, सी विभक्ति प्रत्यय, डी स्त्री प्रत्यय। तो इसमें धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। तो धातु यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और क्रिया शब्द में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है, और उससे बनने वाले शब्द को कृदंत शब्द कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृत प्रत्यय। धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में प्रयोग होने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को डेश कहते हैं? ए कृत प्रत्यय, बी विभक्ति प्रत्यय, सी स्त्री प्रत्यय, डी तद्धित प्रत्यय। तो आप ही बताइए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उस प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं या फिर तद्धित प्रत्यय कहते हैं? तो इसका आंसर आप सबने दे दिया होगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 28, कृदंत शब्द बताइए। कृदंत शब्द भी इससे पहले हम डिस्कस कितने बार अभी कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन में जो दिया गया है, ए उठान, बी ग्रामीण, सी रसीला, डी सपेरा। तो है उठान मीन्स कोई भी उठना, बैठना, सोना, इस तरह का वो क्रिया शब्द है। और ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोगों को कहा जाता है ग्रामीण, यानी कि ये संज्ञा शब्द है। और रसीला कोई भी आम जैसे रसीला होता है, इसलिए इस शब्द को हम विशेषण शब्द कह सकते हैं। और नेक्स्ट है सपेरा, सांप को नचाने वाला को कहा जाता है सपेरा। तो इस तरह से ये भी हमारा संज्ञा शब्द हो गया। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, लेकिन क्रिया शब्द में जो प्रत्यय लगता है उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उससे बना हुआ शब्द कृदंत शब्द कहलाता है। यानी धातु में जो प्रत्यय शब्द लगा हुआ रहता है उसे ही कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ प्लस ना, पढ़ हमारा धातु है और ना हमारा प्रत्यय है, और वो दोनों ही मिलके बना है हमारा कृदंत शब्द। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उठान। उठान का अर्थ है उठने का ढंग या क्रिया, इसीलिए इसे कृदंत शब्द कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए ओ, बी अध, सी अधि, डी अति। तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति प्लस आचार हो गया अत्याचार, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अति। अति प्लस आचार अत्याचार, यानी किसी पर अत्याचार करना, जुल्म करना। क्वेश्चन नंबर 30, निर्लज शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है? ए नी, बी निर रो में हलंत, सी निर इसमें कोई हलंत नहीं, डी निस। तो निर्लज, निर्लज इसमें रो का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर, और उपसर्ग है इस नाते हलंत रहेगा, और वैसे भी रो ऊपर चला जा रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर। नोमहर्षिका नी, रो में हलंत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अधिवक्ता, बी अभ्यागत, सी अभिनय, डी अभिप्राय। तो इसमें से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें अधिवक्ता में अधि प्लस वक्ता, अभ्यागत अभि प्लस आगत,
सी में अभिनय, अभि प्लस नय, और डी में है अभिप्राय, अभि प्लस प्राय। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अधिवक्ता। इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ना कि अभी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से दुस उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? ए दुस्साहस, बी दुष्कर, सी दुष्कर्म, डी ये सभी। तो इसमें दुस प्लस साहस दुस्साहस, दुस प्लस कर दुष्कर, और दुस प्लस कर्म दुष्कर्म। तो इन तीनों में ही दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए औ, बी अधि, सी अति, डी अभी। तो अत्यंत का हम पहले उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर देते हैं, अति प्लस अंत। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अति। अति प्लस अंत अत्यंत, और इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अति यानी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ए प्रत्याशा, बी आयात, सी अनुभव, डी अवश्य। तो इसमें प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और आयात में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और अनुभव में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और अवश्य में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवश्य। क्वेश्चन नंबर 35, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को डेश कहते हैं? ए तद्धितांत शब्द, बी कृदंत शब्द, सी भाववाचक शब्द, डी अविकारी शब्द। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृदंत शब्द, जो कि कृत प्रत्यय से बनता है और हमारा क्रिया शब्दों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, निशंक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ए निह, बी निस, सी निस जिसमें हलंत नहीं है, डी निह। तो निशंक शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो ऑप्शन बी में हर्षिकर नी और दंतोशो में हलंत, ये उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और निह वो हमेशा संधि में प्रयोग होता है, जो कि विसर्ग संधि कहलाता है, वो उपसर्ग में कोई भी निह नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 37, सद्भावना शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ए सत्य इसमें कि हलंत है, बी सद्द इसमें भी हलंत है, सी सत्य इसमें हलंत नहीं है, डी सद। इसमें जो हमारा शब्द है वो है सद्भावना, लेकिन जब उसमें उपसर्ग को हम अलग करेंगे तो उसका आंसर हो जाता है सत्य, सो तो में हलंत। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्य हलंत। अगर इसे हम संधि के नजरिए से देखें तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, सत्य प्लस भावना, जो कि शब्द बनेगा हमारा सद्भावना, यानी कि अच्छी भावना। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोत्साहित शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? ए इत यानी बड़ी ई, बी हित, सी साहित्य, और डी छोटी ई से इत। तो प्रोत्साहित, तो यहाँ पे हो में हर्षिकर ही तो है, इसीलिए उसका आंसर भी छोटी ई ही होगा, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोत्साहित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यानी इसको अगर हम मूल शब्द और प्रत्यय में देखेंगे तो प्रोत्साह प्लस इत हो गया हमारा प्रोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 39, अग्रिम शब्द में क्या प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ए ओ, बी ग्रीम, सी इम, डी मो। तो अग्रिम शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो है इम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इम। तो इस अग्रिम शब्द में जो मूल शब्द है वो है अग्र प्लस इम, मिलके बना है वो अग्रिम, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इम। क्वेश्चन नंबर 40, बेरोजगारी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ए बे, बी ई, सी में री, डी में गारी। तो बेरोजगारी शब्द में उपसर्ग भी यहाँ जुड़ा हुआ है और प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है।
बहुत सारे हमारे पास ऐसे शब्द हैं जिसमें कि उपसर्ग भी लगा हुआ रहता है और प्रत्यय भी जुड़ा हुआ रहता है। तो उस टाइप में से ये बेरोजगार या फिर बेरोजगारी शब्द हमारा आया है। इसमें बे उपसर्ग है, लेकिन हमें यहाँ पूछा है, प्रत्यय पूछा है, तो यहाँ पे उपसर्ग हो गया बे और हमारा मूल शब्द हो गया हमारा रोज और प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है वो है गारी। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गारी। और बेरोजगार में गार, बे प्लस रोज प्लस गार, बेरोजगार। और बेरोजगारी यानी कि नौकरी के इच्छुक लोगों को जो नहीं मिल पाती है उसे ही बेरोजगार या बेरोजगारी कहा जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। धन्यवाद।